तो दोस्तों फिलहाल अगर देखा जाए तो ड्रोनों के मामले में भारत संपूर्ण रूप से अन्य देशों के ऊपर निर्भर है और इसी कारण भारत के द्वारा अमेरिका, इजराइल जैसे देशों से ड्रोनों को परचेज किया जा रहा है। पर बीते कुछ सालों में ड्रोन के सेक्टर के ऊपर भी काम हुआ है और फिलहाल अगर देखा जाए तो कई तरीके के लॉइटरिंग म्यूनिशन भारत में ही बन रहा है और छोटे आकार के ड्रोन भी बन रहा है, जिसके लिए काफी हद तक ड्रोनों को लेकर भारत इंडिपेंडेंट हो चुका है। पर आर्म्ड ड्रोन और बड़े आकार के जो ड्रोन है इसके मामले में भारत को अभी भी सफलता हासिल करना है। हालांकि भारत की तरफ से इसके ऊपर भी काम शुरू कर दिया गया है, जिनमें रुस्तम ड्रोनों के तापस वेरिएंट और रुस्तम 1 ड्रोनों के आर्चर वेरिएंट जैसे वेरिएंट भी शामिल है। दोस्तों ये जो ड्रोन है ये मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी का ड्रोन होगा और ये हथियारों से भी लैस होगा, जबकि दूसरी तरफ हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी के ड्रोन को भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना रहा है और कई सारे प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर लॉइटरिंग म्यूनिशन, स्टेल्थ ड्रोन, इवन भारत की तरफ से अब स्टेल्थ अनमैन बॉम्बर से शुरू करके स्टेल्थ फाइटरों के ऊपर भी काम किया जा रहा है। पर दोस्तों इन सभी ड्रोनों से अलग भारत और एक आर्म्ड ड्रोनों के ऊपर काम शुरू कर चुका है। बेसिकली बताया जा रहा है कि ये जो आर्म्ड ड्रोन होगा ये एक ऐसे खतरनाक ड्रोन होगा जो खतरनाक से खतरनाक टेरेन से भी उड़ान भर सकेगा और दुश्मन के ऊपर वार करके वापस आ सकेगा। और दोस्तों ये अब तक के जितने भी तरीके के ड्रोनों को बनाया जा रहा है इससे सबसे अलग होगा, क्योंकि ना इसे टेक ऑफ करने के लिए किसी भी तरीके के लंबे एयरफील्ड का आवश्यकता होगा और ना ही ये बड़े एयरफील्ड में लैंड करेगा, बल्कि ये सीधा हेलीकॉप्टर के जैसे टेक ऑफ कर सकेगा और हथियारों से लैस होगा और दुश्मन के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर सकेगा। अब दोस्तों हेलीकॉप्टर के जैसे ड्रोन का अगर जिक्र हुआ तो आप लोगों के मन में ये लग सकता है कि ये छोटे आकार के कोई मामूली ड्रोन होगा, पर दोस्तों ये छोटे आकार का नहीं बल्कि बड़े आकार के हेलीकॉप्टर नुमा ड्रोन होगा। मैं यहाँ पे भारत के द्वारा ही बनाए जाने वाले RUAV 200 का बात कर रहा हूँ। रिपोर्ट के मुताबिक RUAV 200 के रूप में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से जो हेलीकॉप्टर नुमा ड्रोनों का डेवलपमेंट किया जा रहा है उसका एक आर्म्ड वर्जन भी होगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो RUAV 200 ड्रोन का जिक्र किया जा रहा है यह असल में मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी का एक ऐसा ड्रोन है जो सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस, टारगेट एक्विजिशन के लिए ही डेवलप किया जा रहा था, पर इसमें हथियार लगने के बाद इसे एक संपूर्ण रूप से आर्म्ड ड्रोन भी कहा जा सकेगा। अब दोस्तों आर्म्ड वर्जन के जो RUAV 200 का जिक्र किया जा रहा है ये शायद ऐसे हथियारों से लैस हो जो ऑफेंसिव रोल में इस्तेमाल हो सके। और दोस्तों इस तरीके के ड्रोन के आर्म्ड वर्जनों के डेवलपमेंट का इरादा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से तब उठाया गया था जब इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से बड़े मात्रा में अपने बेड़े में ड्रोनों को शामिल करने का इरादा बनाया गया था और वो भी इंडिजीनियस ड्रोन। अब दोस्तों RUAV 200 सीरीज के ड्रोन तो ऐसे में ही खास था, जबकि इसमें हथियार लगने के बाद ये और खास हो जाएगा और इस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल करके भारत जहाँ पे अपने टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सुरक्षित रख सकेगा तो वहीं पे जो पड़ोसी देशों के तरफ से खतरनाक मंसूबा या फिर कहे तो घुसपैठ का मंसूबा रखा जाता है उसे भी भारत ध्वस्त कर सकेगा। हालांकि दोस्तों ऐसे ड्रोनों का आवश्यकता इसीलिए भी था क्योंकि बताया जाता है कि चाइना की तरफ से भी ऐसे हेलीकॉप्टर नुमा ड्रोनों को बनाया गया है और कुछ ड्रोनों को तो चाइना के द्वारा हाई ऑल्टीट्यूड रीजन मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक डिप्लॉय करने का भी जिक्र किया जाता है। ऐसे में चाइना को जवाब देना भी आवश्यक था और इसीलिए RUAV और उसके बाद इसके आर्म्ड वर्जनों के डेवलपमेंट शुरू हुआ है। दोस्तों यहाँ पे RUAV 200 ड्रोन को लेके अब तक जितने भी स्पेसिफिकेशन का खुलासा किया गया है उसके अंतर्गत ये एक तरीके की यूटिलिटी कोएक्साइल रोटेटर हेलीकॉप्टर कार्गो ड्रोन होगा जिसके पास 40 किलोग्राम तक पेलोड कैरी करने का क्षमता होगा और इसकी ओवरऑल वेट करीब 200 किलोग्राम के आसपास होगा। एंड्योरेंस के रूप में बताया जा रहा है कि कम से कम लगातार 4.5 घंटा तक फ्लाई कर सकेगा और इसके जो डेटा लिंक रेंज है वो करीबन 100 किलोमीटर तक होगा। सर्विस सीलिंग करीबन 6 किलोमीटर तक होगा, मतलब 6000 मीटर की ऊंचाई तक ये जा सकेगा और 5500 मीटर की ऊंचाई से ये टेक ऑफ करने का भी क्षमता रखेगा। दोस्तों अगर 5500 मीटर की ऊंचाई से ये टेक ऑफ करता है तो रिपोर्ट के मुताबिक ये करीबन 30 किलोग्राम के पेलोड को लेके टेक ऑफ कर सकेगा। इंडियन आर्मी बेसिकली इस तरीके के अनमैन एरियल व्हीकलों का इस्तेमाल नॉर्थ ईस्ट और चाइना के साथ लगे हुए पहाड़ी क्षेत्र में अपने ट्रूप्स के सप्लाई के लिए या फिर कहे तो ट्रांसपोर्टेशन सपोर्ट के लिए करना चाहता है। हालांकि अब इसके आर्म्ड वर्जन बनने के मतलब ये है कि इस तरीके के ड्रोन को सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस और कार्गो के लिए इस्तेमाल के अलावा हमले के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। हालांकि दोस्तों किस तरीके के हथियार और सेंसर्स इसमें इस्तेमाल किया जाएगा इसका तो कोई जानकारी नहीं दिया गया है, लेकिन यथासंभव इसमें एयर टू सरफेस मिसाइल जैसे कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का इस्तेमाल हो और कुछ एयर टू ग्राउंड बॉम्ब्स या फिर एंटी रेडिएशन मिसाइल जैसे हथियारों का भी इस्तेमाल हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे RUAV 200 का बात हो ही रहा है तो मैं आप लोगों को और एक बड़ा डेवलपमेंट का बात कर देता हूँ जो बेसिकली इंडिया के तरफ से हथियारों के एक्सपोर्ट को लेके है। रिपोर्ट के मुताबिक डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा मालदीव को पेट्रोल वेसल और लैंडिंग क्राफ्ट हैंड ओवर किया गया है और दोस्तों ये भारत के लिए डिफेंस सेक्टर के साथ साथ डिप्लोमेटिक सेक्टर में भी एक बहुत बड़ा विक्ट्री है। इंडियन ओशन के अंदर स्थित मालदीव एक ऐसा देश है जो कई सारे आइलैंडों को मिला के बना है और मालदीव की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है काफी महत्वपूर्ण है और कोई भी बड़े देश अगर मालदीव में अपना बेस बना सका तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इंडियन ओशन के एक बहुत बड़े हिस्से के ऊपर वो देश अपना कंट्रोल स्थापित कर सकेगा। और दोस्तों इसे ही देखते हुए एक तरीके से चाइना की तरफ से भी प्रयास किया जा रहा है कि कैसे मालदीव को अपने पक्ष में किया जा
सके। और आप लोगों को पता ही होगा कि चाइना बेसिकली डेट ट्रैप के नीति को अपनाते हुए ऐसे देशों को कर्ज के जाल में संपूर्ण रूप से फांसता है और उसके बाद उन देशों के जमीन को हथियाता है और अपने मिलिट्री मंसूबों को आगे बढ़ाता है। पर समय रहते हुए मालदीव चाइना के प्लान को समझ गया और चाइना के इस छलावा से अपने आप को दूर किया। और दोस्तों उसके बाद से ही भारत के द्वारा मालदीव को लगातार मदद किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो मालदीव जैसे देशों में भारत को बेसिस का आवश्यकता इसीलिए भी नहीं है क्योंकि इंडियन ओशन में ही भारत है और भारत से मालदीव का डिस्टेंस इतना ज्यादा भी नहीं है। बेसिकली भारत मालदीव का मदद इसलिए कर रहा है ताकि चाइना मालदीव में अपना कदम जमा ना सके और मालदीव को भी श्रीलंका के जैसे इकोनॉमिकल क्राइसिस में ढकेल ना सके। और दोस्तों इसी प्रयास के अंतर्गत ही मालदीव को इस तरीके का मदद किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के तरफ से मालदीव को ये इक्विपमेंटों को असल में एक गिफ्ट के स्वरूप दिया गया है। फिलहाल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह 1 तारीख से लेकर 3 तारीख के लिए मालदीव के विजिट में भी गए हैं। अब दोस्तों विजिट से एक दिन पहले मतलब रविवार के दिन डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से एक बयान देते हुए बताया गया कि ये जो विजिट है ये काफी महत्वपूर्ण है और भारत के करीब तरीन पड़ोसी होने के साथ साथ एक मैरीटाइम देश होने के वजह से भारत के लिए ये विजिट लैंडमार्क विजिट है। तो वहीं पे इससे दोनों देशों के बीच के जो रिश्ता है वो और मजबूत होगा। रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के विजिट के दरमियान उनका मुलाकात मालदीव के प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोलेह के साथ भी एक मीटिंग होगा, जबकि इसके अलावा फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला साइद और डिफेंस मिनिस्टर मारिया दीदी के साथ भी उनका मुलाकात होगा। दोस्तों इसके अलावा मालदीव में भारत के कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी चल रहा है। पिछले साल को ही अगर देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और मालदीव के प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोलेह के द्वारा इंडिया के फंड वाले ग्रेट माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को भी शुरू किया गया था। और दोस्तों ये मालदीव का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट भी है, जिसके अंतर्गत बताया जा रहा है कि 6.74 किलोमीटर लंबा एक ब्रिज बनाया जाएगा जो कि मालदीव के राजधानी माले और इसके आसपास के कुछ आइलैंड जैसे कि विलिगिन, गुलाफालू और तिलाफिशी नामक आइलैंडों को जोड़ेगा। अब दोस्तों भारत का एक नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी भी है, जिसके अंतर्गत भारत किसी अन्य देशों के साथ कोलैबोरेशन में काम करने से पहले अपने पड़ोसी देशों के साथ काम करने में अधिक इंटरेस्ट दिखा रहा है। बेसिकली अगर देखा जाए तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंतर्गत भारत के द्वारा अपने पड़ोसी देशों में इन्वेस्टमेंट भी किया गया है और पड़ोसी देशों के तरक्की के लिए काम भी किया जा रहा है। और भारत के ये जो पॉलिसी है इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी मालदीव भी है। दोस्तों इस पॉलिसी के अंतर्गत ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कई तरीके के इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टों का शुरुआत मालदीव में किया गया है। तो वहीं पे इंडिया के तरफ से मालदीव के सुरक्षा के लिए भी डिफेंस इक्विपमेंटों का सप्लाई किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों ये एक तरफा नहीं है, बल्कि बताया जा रहा है कि मालदीव के एक आइलैंड में एक लिसनिंग स्टेशन को भी बनाया गया है जो कि एक रडार स्टेशन है और समुद्री ट्रैफिक को मॉनिटर करता है। बेसिकली दोस्तों इस तरीके के स्टेशन समुद्र के अंदर से गुजरने वाले जहाजों को मॉनिटर करने के लिए और उसके रास्ते को सुनिश्चित करने के लिए बनाया जाता है। लेकिन कई जगहों में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये मिलिट्री प्रोजेक्ट है। हालांकि अगर देखा जाए तो चाइना मालदीव में मिलिट्री प्रोजेक्टों को बढ़ाने के लिए काफी अधिक उत्सुक है और चाइना मालदीव के कुछ आइलैंडों के ऊपर कब्जा भी करना चाहता है ताकि यहाँ पे अपने नेवल स्टेशन, एयर स्टेशन और सैटेलाइट मॉनिटरिंग स्टेशनों को लगा सके, जिससे कि इंडियन ओशन के अंदर से गुजरने वाले जो ट्रेड रूट है उसके ऊपर भी चाइना का पकड़ बढ़ेगा। और दोस्तों इस नीति के तहत चाइना बेसिकली कुछ और नहीं बल्कि जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है उस नीति को ही आगे बढ़ाना चाहता है और भारत को इंडियन ओशन के अंदर घेरना चाहता है। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंतर्गत चाइना के सभी प्लान को फेल कर दिया गया और एक तरीके से अब चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति है ये भी फेल हो चुका है।